हसन साहब, आप इसको मामूल की मुलाकात समझ रहे हैं या आप समझ रहे हैं इसे कोई तासुर लेना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी जेलों में भी ऐसी मुलाकातें होती हैं जिसमें मैसेजेस दिए भी जाते हैं और लिए भी जाते हैं। तो प्रेमजी साहब की बात सुन के बहुत हैरान हो गया हूँ। ये इतने साल इन्होंने सियासी जमातों को कवर किया है, कितनी सादगी से एक्सप्लेन किया, और बहुत इन्होंने सादगी को बदला जाए और बहुत आराम से कह दिया कि ये आम सी मुलाकात है। देखो जी, अगर मैं बंदा नाचीज उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल करूँ तो आम सी बात होगी। एक पार्टी का चेयरपर्सन दूसरी पार्टी के प्रेसिडेंट से जेल में मिलने जा रहा है, तो इसकी जो ये सिर्फ खाली मुलाकात नहीं है, ये बहुत बड़ी मुलाकात है, सियासी मुलाकात है। और इसकी जो जहतें हैं पीपल्स पार्टी में भी जाएंगी और PMLN में भी जाएंगी। ठीक कैसे? जब से शहबाज शरीफ साहब गए हैं जेल में, आपने कभी मीडिया में देखा हो या कोई बात सरेआम आई हो कि उनसे कोई फैमिली के अलावा कोई सियासी वर्कर, कोई लीडर किसी को मिलने की जुर्रत हुई हो? ख्वाजा आसिफ गए थे और उनको भी बाद में मीडिया पे बहुत एक्सप्लेनेशन देना पड़ी कि जी वो अचानक पैगाम आ गया था, तो मैंने मियाँ साहब को भी मुतला करने की कोशिश की और वो राब्ता नहीं हो सका। अब तो उसके बाद हमने नहीं देखा कि कोई, यानी कि जब वहां वो पैरोल पे आए थे तो वो तो फिर जाके वो लोग मिले फातिहा खाने की और वो आए। लेकिन जेल के अंदर जो नैब की कस्टडी में हो तो उसको होम डिपार्टमेंट से या नैब के चेयरमैन की इजाजत से मुलाकात कराई जाती है। बहुत बड़ी यानी कि बात होती है कि नैब की कस्टडी में बंदा है और उसको आप मिलने दे रहे हैं। ठीक, अब एक तो मैसेज गया है वाज़ेह तौर पे PMLN को कि भाई आप तो उधर से डर के बैठे हैं, या आपकी अपनी मजबूरियां हैं, या मरियम बीबी का डर है, या एस्टेब्लिशमेंट की वजह है, कुछ भी है कि आप नहीं मिलने जा रहे, लेकिन मैं जा रहा हूं। और दूसरा, इनके पास्ट के बावजूद, ये वही शहबाज शरीफ है ना, वो कहते थे कि मैं फिलहाल को घसीटूंगा, फिलहाल को घसीटूंगा। उन सारी बातों के बावजूद इन्होंने कहा कि नहीं, सियासत में जो तलखी है ना उनको भुलाकर आगे। अब पीपल्स पार्टी को क्या मैसेज आता है? इनके वो सिराज दुरानी साहब नैब की कस्टडी में रहे, खुर्शीद शाह साहब अभी तक नैब की कस्टडी में है, क्या उनसे मिलने गए हैं सखर में खुर्शीद शाह साहब को? या उधर रावलपिंडी में इनके कारकुन है नैब, तो या तो बराबरी करें, एक आप मुखालिफ या एक दूसरी सियासी जमात के लीडर को तो मिलने पहुंच गए, तो वही कम अज कम उसी जितना बर्ताव अपनी पार्टी के जो लीडर्स हैं और वर्कर्स हैं उनके साथ करें। मैं ये नहीं कहता कि नहीं जाते, बहुत जाते हैं, अपने कारकुनों की अयादत तक करते हैं और वफात फातिहा खानी वो बहुत करते हैं। लेकिन ये नैब की जो मुलाकात है ना, ये अब आने वाले दिनों में देखना कि ये नून लीग के अंदर इसका क्या रिएक्शन आता है। बिल्कुल ठीक सर। ऐसा सब अगर पॉलिटिकल वर्कर निकलता है और आकर कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाता है, जैसा कि PHA ने इसके बाद जारी किया कि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ वहाँ इकबाल पार्क का, तो कम से कम इनकी तरबियत तो करनी चाहिए कि अगर आप लोग गैदरिंग करते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो आपने किस तरह कौमी अमलाक का नुकसान नहीं करना। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो कौमी अमलाक है, खासकर एजिटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन पोलिटिकल, उसमें तो उनका ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें कोई SOPs तय कर लेते हैं कि अगर उनसे उन्होंने जब अंडरटेकिंग ली थी, बिल्कुल जिन्होंने कहा था कि ये हम इधर जलसे के लिए वो हम कोई गारंटर थे, 5 लोग थे जिन्होंने जमानत दी थी, तो उनसे ये जो नुकसान है ये तो वसूल करें। स्टेज से अनाउंसमेंट अगर कर दी जाए कि आप लोग नुकसान ना करें, कुछ चीज ना तोड़े, जंगलें ना तोड़े, मेरे ख्याल में तोड़ फोड़ नहीं, जब पब्लिक बहुत ज्यादा आती है तो ये कोलेटरल डैमेज होता है, तो इसकी यही है कि इसको ना रिकवर कर ले। लेकिन कुछ ऐसी हमने एजिटेशन और कौमी अमलाक को नुकसान के मुजाहरे देखे हैं, खासकर आपने 2008 से 2013 में इसी लाहौर में या पंजाब में हुकूमती सरपरस्ती में ये नेस्को के दफ्तर पर पथराव हो जाता था कि बिजली नहीं आ रही, ट्रेनों पे जाके पथराव कर देते थे और वो न मुकदमे दर्ज होते थे और ना ही उन पे कोई एक्शन होता था। एक अब इमरान खान की हुकूमत जो है ना, ये अब बड़े जोर शोर से मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, तो इन मुकदमों का हशर भी वही होगा जो PTV पर हमले के वक्त मुकदमे दर्ज हुए, टेरर एंटी टेररिज्म लॉ के तहत वो मुकदमे दर्ज हुए थे, अभी तक चल रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो इन मुकदमों का भी जैसे प्रेमजी साहब कह रहे हैं कि ये मुकदमे रूटीन में दर्ज होते रहते हैं, लेकिन अगर कोई अब चेंज करना चाहते हैं कि सिनेरियो, तो
उनसे ये रिकवरी करें और अवाम मेरे ख्याल में इसको अप्रिशिएट करेंगे। पॉजिटिव चीज होगी। अच्छा सर, आप देख रहे हैं तुरंत तौर पर ये शिफ्ट हो जाएगा? अब लग तो नहीं रहा जिस तरह ट्रंप अपनी बात पे कायम और वो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। नहीं, ट्रंप अब होपलेस हो चुके हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफरेंट स्टेट्स में उनके जो केस उनको फेंक दिया और उधर जो ट्रांजिशन है वो जिस तरह होनी चाहिए थी, यानी कि ये उनकी हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि किसी ने धांधली के इल्जामात लगाए हैं और कोर्ट में गए हैं। लास्ट टाइम जो था, ये जो एक दफा बुश के, आपको याद होगा 2001 में जब बुश आए थे तो हेनरी का उनका था शायद, नहीं ये जब ये जो है बुश जूनियर वो आए थे ना, तो उस वक्त ना रिजल्ट लेट हो गए थे पहली दफा, 5-6 दिन तक वो रिजल्ट लटके रहे और इसके बाद एक दफा और भी हुआ। अच्छा, ये जो है मशीन्स और इनके जरिए डिले की शिकायत आती थी, लेकिन उनका जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत पावरफुल है और लोग ट्रस्ट करते हैं, तो ये इलेक्शन पे कभी सवालात नहीं उठे। इवन इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है बहुत स्ट्रांग, बहुत ट्रांसपेरेंट वो इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन, क्योंकि पूरे इंडिया में इलेक्शन चलते रहते हैं पूरा 1 महीना और उसके बाद फिर वो उनकी काउंटिंग होती है, तो वो कोई 1 महीने के बाद ना वो रिजल्ट अनाउंस करते हैं और आज तक किसी ने उन पे उंगली नहीं उठाई। ठीक है, ये कल्चर है। अब ये त्रिवेदी साहब बात कर रहे थे कि हमारी सियासी जमातों को सीखने की जरूरत है। मेरे ख्याल में मीडिया को भी एक बात सीखने की जरूरत है। जब ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि जी वोट फ्रॉड हुआ है, तो उन्होंने पहले दिन से कहना शुरू कर दिया कि जी बेसलेस एलिगेशन। आज भी यही चल रही थी कि जो है बाइडन और कमाला की जो है विक्ट्री कंफर्म हो गई है और जो ट्रंप है वो अपने बेसलेस एलिगेशन को दोबारा वो कर रहा है। तो वो उनकी जब हालांकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मीडिया वाले उठ के चले गए, उन्होंने इस बात को टीवी वालों ने और प्रोग्राम लगा दिए। तो वो लोग भी अपनी जो रिवायात है और उनको पता होता है कि ये अगर आदमी गलत बात कर रहा है तो उसको फिर हवा नहीं देनी चाहिए। इधर क्या होता है, हमारा मीडिया वो हमेशा उसमें जब भी इलेक्शन होते हैं उनको कंट्रोवर्शियल बनाने में, या अगर कंट्रोवर्शियल नहीं हुए तो उनको ट्रांसपेरेंट बनाने में ना एक पार्टी बन जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, डेमोक्रेसी के खिलाफ। ऐसा मतलब साहब, इसको भारतीय हुकूमत का असूली मौक़िफ़ समझा जाए या फिर इसको तासुब की जुमरे में रखा जाए कि जो ये पॉलिसी अपनाई हुई किसानों से? ये मेरे ख्याल में मोदी गवर्नमेंट का एक सिग्नेचर स्टाइल है कि घमंड, गरूर, अवामी राय को मद्देनजर न रखने, जैसे त्रिवेदी साहब ने अभी उसकी तरफ इशारा किया कि जब से ये इक़्तिदार में आया है दूसरी टर्म में, तो आते ही सबसे पहले उसने कश्मीर की जो है ऑटोनॉमी उसको रिवोक किया और उसे पूरी दुनिया से तनकीद का निशाना का सामना करना पड़ा, लेकिन वो बर्दाश्त कर गया। उसके बाद कुछ 6 महीने या साल बाद वो कंट्रोवर्शियल वो ले आया, ये जो है शहरियत का बिल, ठीक है, जिसमें मुसलमानों को सिग्नल आउट किया और बाकियों को कहा, और इस पे पूरी इंडिया की सिविल सोसाइटी वो उठ खड़ी हुई इसके खिलाफ। अच्छा, इसको भी वो विद स्टैंड कर गया, लेकिन वो अभी वो तहरीक जारी थी। वो जो शाहीनाबाद का जो था औरतों का इज्तिमा, वो पूरी इंटरनेशनल अटेंशन ले रहा था, तो फिर वो कोरोना आ गया, यानी कि कोरोना की ब्लेसिंग के वो लोग फिर अपने अपने घरों को चले गए। इसने पूरे इंडिया में स्वीपिंग लॉकडाउन लगा दिया, तो उससे बच गया। लेकिन अब ये जो तहरीक चली है किसानों की, इसको ये जो है पूरे शुरू पंजाब से हुई है, लेकिन इसको पूरा इंडिया जो है ना वो ऑन कर रहा है। पहले जो था कश्मीर का इशू था, वो उसको इंडिया के जो मुसलमान है बदकिस्मती से वो भी इतना साथ नहीं निकलते कश्मीर के इशू पे। वो कश्मीर की लड़ाई अलहदा है, इंडिया के मुसलमानों की लड़ाई अलहदा है, जो कि बहुत बदकिस्मती की बात है। इसी तरह जो शहरियत का था वो उसमें जो मुसलमान थे और साथ उनके साथ सिविल सोसाइटी खड़ी है। लेकिन ये जो है ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट, ये शुरू पंजाब से हुआ, इसका जो फोकल पॉइंट है वो पंजाब है, लेकिन आगे इनको अब सुना है ट्रांसपोर्टर सारे शामिल हो गए, इनके साथ टीचर्स शामिल हो गए, स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं और दूसरी जो है यूनियंस वो इनके साथ शामिल हो रही है। तो उम्मीद काफी है कि ये इसके लिए टर्निंग पॉइंट होगा और यहाँ से इसका अब जो मोदी गवर्नमेंट का डाउनफॉल है यहाँ से शुरू हो गया।
सेटलमेंट ऐसे सब जब तक ये सेटलमेंट चलती रहेगी शायद ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि आम आदमी को ये पता है कि जाएंगे तो सेटल हो जाएगा मामला। क्या कहेंगे? ये जहाँ तक हाउसिंग सेक्टर है, रियल एस्टेट, तो ये असल में डीप स्टेट अगर कोई कहे ना तो वो यही सेक्टर है। मैं माफिया का नहीं लफ्ज इस्तेमाल करता कि माफिया बेचारा बदनाम हो जाता है। ये डीप स्टेट की तरह इस वक्त अगर आप किसी एक पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सन को देखें तो उसके पीछे ये रियल एस्टेट या वो स्पॉन्सर कर रहा होगा या वो खुद डायरेक्टली इस बिजनेस में होगा। फेयर बिजनेस भी है उसकी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इसमें बहुत गुंजाइश है, और इवन आप इदारों तक भी चले जाए तो वो भी गेम जरा मल्टीपल है, क्विक है और मल्टीपल है। और फिर ये जो है ये जो आप कह रहे हैं बिजली चोरी, गैस इसकी जो चोरी है, ये तो इसका फ्रिक्शन है, बहुत छोटा हिस्सा है। ये जो बाई लॉज की जो वायलेशन है एक एक सोसाइटी में जाके देखें वो इनको बिलियन और ट्रिलियन तक वो ले जाती है। तो इस वक्त ये जो इसीलिए हुकूमत भी अब इस पे फोकस कर रही है कि हम इसको रिवाइव करें, कुछ रेवेन्यू जनरेट करें, लेकिन इसको रेगुलेट करें, इनके हाथ डालें। ये खबरें की अच्छी काविश है कि वो इनके स्कैंडल, वरना तो आप देखा करें कि हमारे न्यूज़पेपर, मैं डॉन में काम करता हूं, तो उन्होंने एक बहुत बड़े बैरन के बारे में कुछ बातें छापी, बाकी की पूरे मीडिया ने उस पर खामोशी इख्तियार की। तो ये एक अच्छी काविश है। टोटल का फिर इससे यही मैसेज जा सकता है कि वो रोक सको तो रोक लो, फिर रोका नहीं जा सकता, एक के बाद एक स्कैंडल आ रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है या रिफाइनरीज, ये तो रिफाइनरी का है या इनकी मार्केटिंग, ये मार्केटिंग का वो लग रहा है। उनकी तो एक रिपोर्ट थी, हुकूमत ने कमीशन बनाया और वो दबा के बैठ गए। अभी कल कोर्ट ने कहा भी रिलीज करो, और वो रिलीज हुआ तो उसमें उसी रिपोर्ट पे ही इम्प्लीमेंट कर लें। उन्होंने कहा ये सारी जो है ना इनको रेगुलेट करें, और एक दो कंपनी को जो नाम थे उनको इनको कहा कि इनको तो बंद ही कर दें।